हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे बीच ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने 35 वर्षों की बैंकिंग जीवन के बाद आने वाले 30 जून को रिटायरमेंट की दहलीज पर हैं। रिटायरमेंट हो गया, एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे और इसी जीवन में जो बैंकिंग कैरियर, जो व्यावसायिक जीवन इन्होंने जिया है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे तमाम साथी आज की चर्चा से लाभान्वित होने वाले हैं क्योंकि हमारे बीच आज के मेहमान हैं श्री पी.सी. इंदौरा साहब, जो सहायक महाप्रबंधक के तौर पर आने वाले 30 जून 2021 को रिटायरमेंट हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है। और आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे तमाम जो युवा साथी हैं, आपके अनुभव, जो 35 वर्षों का बैंकिंग अनुभव है, उसको उनको सुनने मिलेगा। और अनुभव एक इतना बड़ा ज्ञान होता है, एक इतना आपके पास एक जो आवश्यकता होती है, जो बैंकिंग जीवन में तो बहुत ही ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सर, सबसे पहले मैं हमारे तमाम साथियों की ओर से एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे साथियों को अपने बारे में कुछ बताइए। इंदौरा साहब, सबसे पहले तो बंका जी, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और मैंने 1 सितंबर 1986 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एज प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन किया था और मेरा फर्स्ट पोस्टिंग जो था जोनल ऑफिस चंडीगढ़ में था। वहाँ से फिर वो डिप्यूट करते थे डिफरेंट ब्रांचों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए। बीच बीच में क्लास ट्रेनिंग भी रहता था, जैसे क्लास ट्रेनिंग किया 3 वीक्स का होता था उस टाइम पे। इंडक्शन कोर्स स्टार्टिंग में, फिर रिफ्रेशर कोर्स 3 वीक का एक्टिविटी बॉम्बे में, नोएडा में, ऐसा करके। तो फिर हमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग करते थे, जैसे अर्बन का किया, फिर सेमी अर्बन का किया, फिर रूरल का किया। तो यानी कि हमारा 6 वीक्स का रूरल का रहता था कि आपको 6 वीक्स के अंदर रूरल का जो सीखना सब वही सीखा। अगर नहीं सीख सके दोबारा चांस नहीं मिलेगा आपको। वो ऐसे मतलब जैसे हमारा वो पहले कैश बुक होता था, जैसे सारा सेविंग, सीडी, सप्लीमेंट्री सभी उसके अंदर समरी बनता था उसका। तो वो हमें सिर्फ मेरा वो 12 दिन का, 12 दिन में आपको एक्सपोजर मिलेगा। आप खुद करके देख लीजिए उसको अपने हाथ से। 12 दिन के बाद आपको करना नहीं है, बाद में 12 दिन के बाद आपको करवाना है और चेक करना है। 12 दिन ही लिमिटेड टाइम रहता था पीओ के पास। बड़ा एक वो एक्सपीरियंस नए ढंग का था। वो ऑन फील्ड ट्रेनिंग होता था, मतलब आपको शाखा में नहीं, इन क्लास में पहले करते थे वो, बाद में उनका जॉब ट्रेनिंग ब्रांच में, शाखा में देते थे। शाखा में जाके हम खुद, जो क्लरिकल जॉब रहता था वो, मतलब जैसे कि हम भी क्लरिकल में ही करते, जैसे कि अगर कोई करिए डायरेक्ट सिविल सर्विस में या IPS में देते हैं, तो उसको एक जो इंस्पेक्टर का, ASI का काम क्या है, सब इंस्पेक्टर क्या, इंस्पेक्टर का, वो सभी सीटों पे काम करना पड़ता है। वो एक्सपोजर PO का भी सेम है, वो आपको लोअर लेवल की कैपेसिटी में काम करना पड़ेगा, भले ही आपकी पद ज़्यादा बड़ा है, तो ताकि आपको उसका बेसिक चीज़ों का नॉलेज हो जाए, ग्रास्पिंग हो जाए, पता लग जाए। तो तभी आपको पता होगा, तो तभी आप बोल सकते हो बाद में जाकर कि ये कैसे करिए, वो करिए। मेरे को एक अनुभव याद आ रहा है अभी, उसके अंदर भी 35 सेक्टर में मेरे को रिपीट किया गया। तो वहाँ पे एक एक्सपीरियंस तो ये था, उस ज़माने में 2-3 यादें हैं वहाँ की। एक तो ये है कि उस ज़माने में PO बहुत कम पोस्ट है। अच्छा, जिसमें हाँ मेरे 5-6 PO के टेस्ट पास हुए। एक में तो हार्डली 30-32 वैकेंसी थी, सिंडिकेट बैंक में हुआ था, साउथ का तो गया नहीं उधर। तो इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकली, इसमें मैं लगा हूँ सेंट्रल बैंक। हाँ, 70 वैकेंसी, 70 वैकेंसी सबसे ज़्यादा मानी जाती है। ये कौन से साल की बात है? ये हमने 84 में पेपर दिया था। तो उस ज़माने में क्या, वो पंजाब के जरा हालात ख़राब चल रहे थे और इंडिया के भी कुछ ऐसा ही चल रहा था, तो वो रिजल्ट डिक्लेयर करने में ना देरी कर दी। जो हमने 84 में दिया एग्ज़ाम, उसका रिजल्ट 85 में दिया। उसका रिजल्ट जरा आने में सिर्फ 3 महीने का ही गैप था और एग्ज़ाम देने में 1 साल का गैप था और रिजल्ट आने में 3 महीने का गैप था। तो जैसे हालात सुधरे वो जल्दी आ गया दूसरे साल का। अच्छा। उसका भी मेरे को सेंट्रल बैंक में दिया हुआ था, वो मेरे दिल्ली जोन मिला था मेरे को, उसमें भी सिलेक्शन हो गया। तो वो एक एक्सपीरियंस ये था, PO बहुत कम लगते थे। ये उस जमाने में क्रेज था। ये सब बताने का उसके पीछे, जैसे सिविल सर्वेंट का जो आज क्रेज होता है। मोस्ट प्रिविलेज जो सर्विस है ना, आफ्टर सिविल सर्विस, प्रोबेशनरी ऑफिसर इन बैंकिंग, ये उसने लिखा है।
लेके आफ्टर सिविल सर्विसेज हाँ। अगर प्रोबेशनरी ऑफिसर है हाँ। तो बेस्ट सर्विस। बेस्ट सर्विस है। तो मैं ये जानना चाहूँगा सर, ये तो शुरुआती दौर है, उस समय एक क्रेज जैसा आपने हाँ। बताया कि सिविल सर्वेंट जैसा क्रेज था, एक प्रोबेशनरी ऑफिसर था, और आप ईश्वर की कृपा से आप सौभाग्य मिला आपको एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर बैंक में ज्वाइन करने का। हाँ। तो तमाम तकलीफें थी, वो उस समय सामाजिक हालत सही नहीं थी, राजनीतिक हालत सही नहीं थी, हाँ। फिर भी आप उस समय ज्वाइन किए और बहुत सारी कठिनाइयाँ जैसे आपने बताया, उसको एक बार आपने सोच भी लिया था कि रिज़ाइन कर देंगे और दूसरा जॉब देखेंगे, बट फिर भी आप मैनेजमेंट की इसमें बड़ी भूमिका रही और अब आप सेंट्रल बैंक में इतने बड़े करियर के बाद 35 वर्ष की करियर के बाद रिटायरमेंट होने जा रहे हैं। सर आपने बहुत पुराने बैंकिंग को देखे होंगे, बेसिक बैंकिंग को देखे होंगे, फिर मिडिल एज में बैंकिंग धीरे धीरे फ्लेवर चेंज हुआ और आज एक नवीनतम बैंकिंग आ गया, एडवांस टेक्नोलॉजी वाला बैंकिंग। अगर इसके बारे में मैं आपसे कोई टिप्पणी चाहूँगा तो आपका क्या जो अनुभव होगा बैंकिंग के बदलते दौर के बारे में? अभी देखिए वो चीज़ों का फर्क है, कंप्यूटराइज सिस्टम जब से हुआ है तो उसमें क्या है कि बहुत मुशक्कत डिलीवर करनी पड़ती थी स्टाफ को। जैसे हर महीने जोटिंग उठाओ, बैलेंस उठाओ, उसका टैली करो, उसके साथ कितना टाइम लगता था, बहुत उसका एक मेजर काम रहता था। जैसे कि आजकल SMA भी रहता है, आजकल SMA कॉन्सेप्ट आ गया, उसको घंटा उस टाइम को बैलेंस टैली करनी है, कोई फ्रॉड ना हो जाए, किसी दूसरे खाते में पैसा ना चला जाए, इस तरह का। तो कंप्यूटराइज होने से बहुत सुविधा हुई है, लेकिन अभी साथ साथ में कुछ क्या कि डिमांडिंग हो गई है बैंक। ये वो कहते हैं कि हर कस्टमर ही कहता है मेरा काम अभी क्यों नहीं हो रहा। उस जमाने में नहीं था, फाइल टर्न अराउंड टाइम टैक्ट आ गया सर, टैट आ गया और डिमांडिंग वो पब्लिक भी बोलती कि मेरे को अभी चाहिए। टैट मान लो आपका 3 दिन का, तो उसकी डिमांड क्या कि आज ही हो जाना चाहिए। तो उसकी क्या है कि बैंक अपने रास्ते से काम ज़्यादा रहता है, तो वो मैनेज करना ये वो सब। तो पहले इसके मुकाबले में बैंकिंग अब थोड़ा टफ हो गया। तब उसको बैंकर्स को भी कस्टमर को टैक्टफुली हैंडल करना है। उस ज़माने में इतना नहीं, वो आपका जो कैलिबर हुनर इतना नहीं चाहिए था, अभी ज़्यादा चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ। तो सर अगर आप देखेंगे कि आपने तो सारे बैंकिंग के दौर को देखा है, पूरे बैंक के जो काम करते हैं कर्मचारी या बैंक का जो कार्य है पूरा समाज को समर्पित है, हाँ। देश को समर्पित है, देश की आर्थिक हालात को मजबूत करने के लिए जो भी गतिविधियाँ होती हैं उनको सुचारू रूप से संचालित करते हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी मैं मानता हूँ कि एक बड़ी जिम्मेदारी बैंकर के कंधे पर रहती है कि जो नीति नियम बनते हैं उनको फील्ड पे सही तरीके से उतारने का, उसको निष्पादित करने का जो कार्य है जो बैंक के ऑफिसर का रहता है, बैंक के जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर रहता है। तो इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में आपको कैसा महसूस हुआ इन सालों में, और आपको ये जो समय है 35 साल, ये किस तरह से आप उसको देखते हैं? मेरे लास्ट के जो 1.5 साल छोड़ दीजिए, उसको छोड़ करके मेरा हेल्थ ख़राब होने लगा। अदरवाइज मैंने तो बैंकिंग को शुरू में मेरा जो 3 साल थे ना शुरू के, वो लिंक करूँगा मैं आपको, उसमें मैं थोड़ा डिस्टर्ब इसलिए रहा कि मेरे को ये बैंकिंग का कुछ कल्चर, कुछ स्टाफिंग का ड्यूटी कैसे दिया जाता है, कोई ज़्यादा काम करता है, कोई कम काम करता है, तो कोई इसमें वो नहीं था, तो मेरे को पसंद नहीं आया था। तो उस समय फिर मेरे को एक वहाँ पे मेरा मेंटरिंग किया था मेरा, वो थे नाम SK शर्मा जी, वो आजकल इसलिए नहीं रहे। तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोला, वो कहता अभी आप बैंक में लगे हो, बैंक में नहीं बुलाया ना, आप अपनी इच्छा से आए हो, ठीक है, अभी आपको ये कल्चर अडॉप्ट करना है। अच्छा, कैरियर ओरिएंटेड हो तो अपनी मेहनत करो, चाहे साइलेंटली करो। मैं आज भी मेरा वही है, मैं कोई भी काम करता हूँ, मैंने जितने भी बैंक में काम किए भी हैं, अपने मुंह से नहीं बोला, पब्लिसिटी नहीं किया, लेकिन कभी मैनेजमेंट को पता लगा तो मेरे को प्रमोशन इसी दी। एक्चुअल जब उनको पता लगा ना रिकॉर्ड में, और उन्होंने मेरे को इंटरव्यू में भी बोला, बताया, लेकिन पब्लिसिटी कभी नहीं। आज मेरा नेचर को चेंज नहीं कर सकता ना आदमी, नेचर है, मैं आप कभी नहीं कहूँगा यार मैंने वो कर दिया। मतलब आपको जिस दायित्व को दिया गया उसको आप सही तरीके से निभाते चले गए, सीखते चले गए, उसको करते चले गए। उसी इंसिडेंट के बाद से मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया, अपनी मेहनत पूरी दिल लगा के किया, इतनी मेहनत किया कि मेरे को सामने से आज तक कोई आदमी। हाँ, तो बेहतरीन अनुभव आपको सर। बैंकिंग में जब हम बात करते हैं तो चुनौतियां तो बहुत हैं, उसमें साथ साथ संभावनाएं भी बहुत हैं एक व्यक्ति विशेष को जो है खुद को विकास करने में, डेवलप करने में। तो आपको क्या लगता है कौन कौन सी वो स्किल होनी चाहिए एक बैंकर में जो इस बदलते परिवेश में, क्योंकि बैंकिंग हमेशा बदलता रहा है,
कल कुछ और बैंकिंग था, आज कुछ और बैंकिंग हो सकता है, आने वाले दिनों में और बेहतर जाएगा। तो इसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए ऑफिसर में, कुछ क्वालिटी क्या आपके क्या? सामने ही बैठा गौरव में क्वालिटी है सब में मतलब शांत जो है ना, जो है आपका कितना भी प्रॉब्लम हो जाएगा, शांत रहेगा तो सब प्रॉब्लम आधा 80% कम हो जाएगा। आपने रिएक्शन कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, एग्रेवेट हो जाएगा। ओके, तो पहली क्वालिटी आपके हिसाब से वो है वो शांत स्वभाव होना, शांत स्वभाव। कूल माइंड, मतलब एकदम शांत स्वभाव चाहिए एज ए बैंकर। आपका पीस ऑफ माइंड रहेगा और उसमें आपका डिसीजन भी अच्छा लगेगा। अगर आप एग्रेवेट हो गए तो उसमें डिसीजन लेना गलत हो सकता है। तो मैं जहाँ तक समझ पाया कि आपकी पहली क्वालिटी एज ए बैंकर आज के इस बदलते परिवेश में काम करने के लिए शांत स्वभाव, कूल माइंड। मैंने अभी अपने आप को रखने की कोशिश सर पे बर्फ, मुंह पे शक्कर, सीने में आग, पैरों में चक्कर, तब लोग बैंकिंग इंडस्ट्री से कहते हैं। मैंने मैंने अपने कहा आप को कि सिर पे बर्फ, जितना होगा ठंडा रहिए, मुंह पे शक्कर, मीठा बोलिए, अच्छा अपने आप को बोलिए। इसमें करने की कोशिश की है। बैंकिंग में सक्सेसफुल होने के लिए हाँ। ये एक फैक्टर है, ये क्वालिटी होना चाहिए बैंकर्स में। पहला शांत स्वभाव। दूसरी क्वालिटी क्या लगता है आपकी नज़र से कि क्या दूसरी क्वालिटी? क्वालिटी ये है कि वो आप में इस कस्टमर से बात करनी है, जी करके विश करके बात करिए। और कम्युनिकेशन स्किल्स बोला, कम्युनिकेशन। जैसे आया तो उसको यहाँ पानी लाइए, चाय पिलाइए। हाँ। तो उसका कोई भी काम है, शिकायत भी है तो आधा तो उसका गुस्सा वहीं ठंडा हो जाएगा। फिर दूसरा ये कि उसकी बात सुनिए, अगर बात आपने सुन लिया और भी कम हो जाएगा। तो उसी स्किल में वो आ जाता है। तो ये क्वालिटी ये तो साथ ही बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपको मिल रही है अभी कि एज ए बैंकर में क्या क्या जो महत्वपूर्ण क्वालिटी है। 35 सालों का अनुभव हमारे इंदौरा साहब बता रहे हैं। पहली क्वालिटी तो शांत स्वभाव नहीं है, आप डेवलप करिए। और दूसरा स्वभाव है कम्युनिकेशन स्किल, मतलब एक व्यक्ति आपके सामने है, उससे आप कैसे जुड़ पाएंगे, उसको ध्यान से सुन के, उसको जो वेलकम आप किस तरह से करते हैं, हॉस्पिटलिटी किस तरह से देते हैं, और उसकी बातों को कितना सुनते हैं। तो ये एक दूसरी क्वालिटी। तीसरी क्वालिटी अगर हम जानना चाहें तो क्या हो सकता है? तीसरी क्वालिटी ये जैसे आप कल हम बात कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि एक लेखन से आपको लिखना आना चाहिए, पत्रों का जवाब लिखना आना चाहिए। तो क्योंकि जब आप बैंक एज ए बैंक कर्मचारी काम करते हैं तो आप लायबल होते हैं, उत्तरदायी तो आपको पता है। तो हर एक्शन के लिए आप उत्तरदायी होते हैं, तो आपको एक लेखन शैली होना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा मानता हूँ, आपने कल बताया। लेखन शैली उसका भी ये है कि वो शब्दों का हेर फेर का आपको कंट्रोल होना चाहिए, ज्ञान होना कैसे लिखना है। वो मतलब किसी सामने वाले को हिट नहीं करे। हाँ, मतलब इसको बोलते हैं प्रोफेशनलिज्म, बोलते हैं प्रोफेशनलिज्म। आपका मैसेज भी कन्वे हो जाए, हाँ, उसको बुरा भी नहीं लगे। तो ऐसा कुछ लिखो कि वो आदमी आपका अटेंड भी करे, वो मतलब एप्रिसिएशन टाइप भी कुछ उसमें ऐसा आ जाए, उसको लगे यार नहीं सामने बड़ा आदमी। हाँ, मैंने कई बार देखा आपसे भी, मैंने जो चिट्ठी है उसको जांच करवाया तो आपके पास एक अनुभव, मतलब एक अच्छा जो पकड़ है भाषा के लिए कि अगर आप अपने हायर अथॉरिटी को लिख रहे हैं तो किस तरह का होना चाहिए, सबऑर्डिनेट को लिख रहे हैं तो किस तरह से होना चाहिए, अपने कलीग को लिख रहे हैं तो किस तरह से। ये लेखन शैली बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ कस्टमर्स को लिख रहे हैं तो किस तरह से। और कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूँ कि ये शैली पर काम करने की जरूरत है लिखने में। ये भी एक क्वालिटी है बैंकर्स की। अगर ये नहीं रहेगी तो आपको कमी महसूस होगी, कमी। तीन क्वालिटी चर्चा कर चुके थे, शांत स्वभाव, और दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल, और तीसरा है लेखन स्किल। चौथी क्या क्वालिटी मानते हैं सर एज ए बैंकर को जो उनका कैरियर पूरा कर सके सफल तरीके से? उसमें क्या है कि जो चेंज आती है ना, उसको अडेप्ट करने की उसमें वो क्वालिटी होनी चाहिए बैंकर में, स्वीकार्यता होनी चाहिए। हाँ, चेंज के साथ ही वो अपडेट कर पाएगा अपना। चेंज भी अडॉप्ट करेगा तो पीछे रह जाएगा। चेंज भी आजकल के दौर में चेंजेस बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा आ गई, तो वो चेंजेस को अडॉप्ट करने की भी वो उसमें एक क्षमता होनी। कहने का तात्पर्य आपको अपडेट रहना है। अपडेट करना, चीज़ें आ रही हैं, सर्कुलर्स आ रहे हैं, नए नए गाइडलाइंस आ रहे हैं, तो अगर ये जो चेंज हो रहा है अगर उसको आप अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट कैसे होगा, उसके बारे में नॉलेज एक्वायर करिए, उसको जानिए, और जब जान लेंगे तो आपको अडॉप्ट करने में, स्वीकार करने में सहूलियत होगी। तो चौथी क्वालिटी है डेली बेसिस पे आपको नॉलेज अपडेट करना है। रीडिंग का हैबिट डेवलप करना पड़ेगा। तो ये रीडिंग हैबिट से आप अपना अपडेट कर सकते हैं। और पांचवी जो क्वालिटी है आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए एज ए बैंकर में? पाँचवीं में मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने अपने आप इम्प्लीमेंट किया उसको। इधर ट्रांसफर मेरा वहाँ कर दिया, मैंने एक बार बोला शुरू में, मेरा हुआ नहीं। उसके बाद मैंने अपना माइंड सेट ऐसा कर दिया अभी जहाँ मर्जी का। उसका रिजल्ट ये कि मेरा होम टाउन में पोस्टिंग नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, लेकिन मैंने प्रभाव भी नहीं किया, मैंने जहाँ भी हुआ उसका इंजॉय भी किया। और इसके साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा जो आपके पॉइंट से अलग है कि मैंने जो
विधि का विधान जैसे होता है ना, जो उधर नेचर का होता है, नेचर का उसमें मैंने बाधा बनने की कोशिश नहीं की। नहीं ये जहाँ भी पोस्टिंग हुआ वहाँ गया। मेरा मतलब पंजाब से पूरा एक ही आदमी था जो मैं वेस्ट बंगाल गया, लेकिन मेरे को उन चीज़ों का गॉड ने रिवार्ड भी दिया। जैसे मैं कलकत्ता गया तो मेरी बेटी ने वहाँ पीओ का एग्ज़ाम दिया, पास हुआ। इसकी इंटरव्यू सेंट्रल बैंक में आई तो मेरी बेटी का मतलब ईजी हो गया। अच्छा, वो भी अभी आप सेंट्रल बैंक हाँ, में सेंट्रल बैंक में पीओ एग्जाम किया उसने, तो वो जो तो उसका रिवार्ड है कि मैं अकेला गया था। मैं अकेले मतलब वो मैं सब कहने लगे यार अकेले का ऑर्डर हुआ कलकत्ता और भी आदमी जाएंगे पंजाब से। तो मैंने बाधा नहीं डाली, और चाहता तो मैं चेंज भी करवा सकता, कुछ और कर सकता हूँ, मेरी अगर पहुँच गई। तो ये तो बहुत ही शानदार क्वालिटी। सर वैसे तो क्वालिटी बहुत सारी चाहिए बैंकर्स में, लेकिन आपने जो अनुभव से 5 क्वालिटी बताई उसको मैं रिपीट करना चाहूँगा। पहली क्वालिटी तो आपका शांत स्वभाव होना, दूसरी क्वालिटी आपका कम्युनिकेशन स्किल, तीसरी क्वालिटी आपकी लेखन शैली, चौथी क्वालिटी आपका अपडेट होना, और पांचवी क्वालिटी जो प्रकृति के नियम है, जो विधि ने विधान बनाए, जो एथिक्स है, जो नियम्स हैं, उसके ऊपर चलते जाइए। मतलब मैनेजमेंट के दिशा निर्देशों का पालन, जिसको डिसिप्लिन भी कहा जाए, अनुशासन, और उसको स्वीकार करिए। और आप स्ट्रांग होकर अगर काम करेंगे तो बैंकिंग का करियर शानदार होने वाला है। आप अगर अपने करियर को 4 चीज़ों में रेट करना चाहेंगे, संतोषजनक, ठीक ठाक, अच्छा कि बेहतरीन, तो इसमें आप किस रैंक में रखेंगे अपने करियर? बेहतरीन बहुत बढ़िया। इसका कारण है जिन क्वालिटियों के साथ एक क्वालिटी होगी, ये लोग जैसे टेंशन में आते हैं ना, मतलब सारे नहीं, बहुत से लोग मैंने देखे हैं यार बहुत टेंशन में, बैंकिंग काम ये मर गए फलाना, मैंने कभी फील नहीं किया ये एजीएम रहते हुए। अच्छा। अभी तो मेरी हेल्थ ठीक नहीं, इस वजह से मैं नहीं कर रहा ज़्यादा। मैं एमसीबी हेड कर रहा था। एमसीबी हेड करना दिल्ली वाली को आसान काम नहीं जी। वहाँ पे मतलब इतना रिस्क है उसका, 16 स्टेट में काउंट है उसका। तो वहाँ पे मैं जब मिलता था ना, हंसता रहता, मेरा डीजीएम बोलता था मेरे को, अरे यार तू मेरे को ये बता देगा तो एमसीबी हेड करके दिल्ली वाली बोल, और तू हंसता कैसे है तू, ये बता दे मेरे को। तो ये क्या है सर राज, आज बता दीजिए हमारे साथियों को। इसका राज यही है कि मैं अभी आप लोगों में भी वो क्वालिटी, तो मेरे को बड़ी खुशी होती है। अंदर बताया नहीं कभी मैंने आपको, मैं बैंक का काम जो ना, जो मैं समझता हूँ अर्जेंट है, प्रायोरिटी है, मैं उसको करके ही निकलता। चाहे मेरे को 12 बजे जाए, मेरे को दिल्ली में बजे हैं 12, अभी स्टाफ बैठा है, जब मैंने करके वो निकला हूँ, तो मेरे को बैंक छोड़ने के बाद ना बैंक याद नहीं है, बैंक से निकलने के जो इम्पोर्टेंट काम है आपने उसको कर दिया। ये मेरे को तंग करेगा, बाद में मेरे को आपको 6 सेंस से देखना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम करेगा आपको। तो मैं उसको प्रायोरिटी भी करता था, प्रायोरिटी लेकर के, और फिर मैं ब्रांच शुरू करा। इसके बाद फिर मैं बैंक के बारे में नहीं सोचता, मैं मेरे को रियली नहीं याद आता था। तो ये चीज़ इसमें हेल्प होनी चाहिए आपको, तो जब आप इंजॉय कर सकते हो, बेहतरीन अपने एक्सपीरियंस को बता सकते, कभी बता सकते। सर ये हाल ही में आपने कोविड को भी मार दिया और बहुत डिफिकल्ट परिस्थिति से बाहर आए, और उसके बाद अभी रिटायरमेंट की, अभी जब आप देखा हूँ कि अभी 30 तारीख को रिटायर होने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप में वो उत्साह है, एक जज्बा है, और जो आपने काम किया उसको रिकॉल कर रहे हैं आप। तो अगर ये 35 साल को देखेंगे तो बैंकिंग में ऐसा होता है ना कि आपको समय का पता नहीं चलता, कार्यशैली ऐसी है यहाँ का। तो इसके बाद आपकी क्या कार्य योजना है सर? बैंकिंग तो आपसे अभी मैं इसके बारे में बात बताऊँगा। एक चीज़ और छूट गया वो बताऊँगा, वो भी अच्छा है कि मेरे अनुभव के अनुसार हमारे जो बैंकर्स साथी हैं, पर्टिकुलर स्केल 1 और 2, 2 स्केल में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की, उसका मेरा पर्पज यानी कि तात्पर्य ये है कहने का कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होने का। क्योंकि जैसे जैसे आप 3 में जाएंगे तो उतना टाइम नहीं मिल पाएगा जो 1 और 2 में आपको मिलता है। आपको फिर खाली डिसीजन लेने हैं, मोटा मोटा देखना है, तो ग्रीक लेवल पे, माइक्रो लेवल पे नहीं जा सकते आप। अगर आपने वो किया है तो गलती होने की संभावना कम रहेगी। अगर आपने स्टेज 1 और 2 में ठीक से पूरा मेहनत से काम नहीं किया तो ऊपर जा करके आप 3, 4 में चले गए तो फिर आपकी मिस्टेक होने की संभावना हो जाएगी। ये मेरा एक अनुभव है। एक चीज़ और करना चाहता हूँ, आप कितना भी मेहनत करिए बैंकिंग में ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपकी पैरेलल चलनी चाहिए, बैलेंस्ड होगी। आपका अपने हेल्थ का अपने ख्याल रखना, उसको बैलेंस करके चलेंगे ना और ज़्यादा इंजॉय कर सकेंगे आप लाइफ बैंकिंग में। मैं थोड़ा हेल्थ पॉइंट से लास्ट में 1.5 साल में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, अदरवाइज मैंने पूरा बैंकिंग का इंजॉय किया।
काम भी किया, इतने में काम इतना दबके किया कि मैं 5 बजे फील्ड में जाता था, 1.5 साल तक लगातार, रात में 10 बजे आता था, 5 बजे जाके फील्ड में इतने घंटे काम करता था। रात को 9 बजे 10 बजे 250 किलोमीटर 200 किलोमीटर सब करता था रिकवरी के लिए। लेकिन वो सभी है जब आपने खूब काम किए। हाँ। तो साथियों, हमारे इंदौरा साहब को हम लोग ये सुन रहे थे कि पूरे बैंकिंग में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें निचोड़ के तौर से इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताई। तो सर से मैं जानना चाहूँगा कि सर रिटायर होने के बाद पहला काम क्या करना है? रिटायर होने के बाद पहला काम तो घर वालों को टाइम नहीं दे सके, टाइम नहीं दे सकते। तो उनको एक लगता है 1.5-2 महीना उनको टाइम देना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम सुननी पड़ेगी, उनको सोल्यूशन करना पड़ेगा। वो उनकी कोई जैसे किसी मेंबर का कोई प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट नहीं करा सके ज़्यादा, आप भी साथ जा सके तो साइकोलॉजिकली रहता है। मैं साथ जाऊँगा तो उनको साइकोलॉजिकली लगेगा अभी हमारे लिए टाइम दिए, तो उनको थोड़ा टाइम देना, उनको यानी कि सेटिस्फाई कराना। उसके बाद कहीं इंगेज करने का अपने आप को कोशिश करेंगे। थोड़ा खाली रहना तो मुश्किल है, तो इंगेज करेंगे। नहीं कहीं हुआ तो अभी मनी डजंट मैटर, तो कोई सोशल वर्क का हुआ उसमें मान लो 10 से लेकर 2 बजे 3 बजे तक मैक्सिमम होगा, इतना घंटा आप इंगेज हो गया। बाद में आप घर आ गए तो सोशल वर्क का भी अभी टाइम है, कर सकते हैं उसमें। हाँ। तो बिल्कुल आप एक अच्छा बेहतरीन जीवन जिए। आप आने वाले समय में हम आशा करते हैं कि आप बहुत ही शानदार तरीके से जीवन को जिएं, अपने परिवार को बहुत ज़्यादा समय दें, अपना स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। तो साथियों, ये थे इंदौरा साहब, सहायक महाप्रबंधक, जो 30 जून अभी आने वाले 30 जून 2021 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और हमें सौभाग्य मिला है उनके जो अनुभवों को यहाँ पर सुनने के लिए, और इसका लाभ हमारे साथियों को मिलेगा। और मैं तमाम साथियों की ओर से सर को धन्यवाद करता हूं कि हमें यहाँ पर जो है अपने वक्तव्य जो है दिए, ताकि ये अनुभव साझा किए उनको काम आने वाले आपके करियर में। और सभी साथियों की ओर से मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ आपके दीर्घायु जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, खुशहाल परिवार के लिए, और आपके आने वाले वो हर एक पल के लिए जो काफ़ी सुनहरा हो। और इन पंक्तियों से आप सभी से विदा लेता हूँ कि हर दिन हो सोना सा उजला, रातें हो चांद सितारों सी, जीवन में खुशियाँ भरी रहे बहती नदियों की धारों से, बहती नदियों की धारों से। तो आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। इंदौरा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आज के समय में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।